पिछले वीडियोस में हमने चर्चा किया था कि अगर एक कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि इस स्फेरिकल कंडक्टर को अगर हम कुछ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो ये चार्ज इस कंडक्टर के सरफेस में रिसाइड करता है, ये पूरे सरफेस में रिसाइड करेगा, थोड़ा भी चार्ज इस सरफेस के अंदर रिसाइड नहीं करेगा। तथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में हमने देखा था कि इस चार्ज कंडक्टर के, जो कि एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, उसके सरफेस का पोटेंशियल होगा, उसके लिए हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं इसके सरफेस में, वो पॉइंट है P। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल Vp, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। जबकि यहां ये Q है, हमने जितना चार्ज इस स्फेरिकल कंडक्टर को प्रोवाइड किया है, तथा ये R है इस सरफेस का डिस्टेंस इस स्फेयर के सेंटर से। सो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये R है इस स्फेयर का रेडियस। गाउसेस थ्योरम के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। अर्थात अगर हम इसके अंदर एक पॉइंट कंसीडर करें, जैसे कि ये पॉइंट है S पॉइंट, तो P पॉइंट से S पॉइंट के बीच कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। तो P पॉइंट से S पॉइंट तक किसी भी चार्ज को लाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। उससे पहले देखें, अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिट डिस्टेंस दूर रखते हैं इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर से, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफिनिट डिस्टेंस से P पॉइंट तक लाने में हम जितना काम करते हैं वही होता है इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में हम जो काम करेंगे वो काम W ये बराबर होगा Vp के। अब चूंकि P पॉइंट से S पॉइंट के बीच कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा किसी भी चार्ज को P पॉइंट से S पॉइंट तक लाने के लिए। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को भी जब P पॉइंट से S पॉइंट तक लाया जाएगा, तो हम जो काम करेंगे वो काम होगा, ये अगर W डैश्ड है तो ये बराबर होगा 0 के। जैसे कि हमें पता है कि वर्क डन ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो हम कहेंगे कि इस इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को S पॉइंट तक लाया जाएगा, तो हम जो टोटल काम करेंगे, ये टोटल काम अगर W1 है तो ये बराबर होना चाहिए W प्लस W डैश्ड के। चूंकि W डैश्ड 0 है, तो ये टोटल वर्क डन इनफिनिट डिस्टेंस से S पॉइंट तक लाने के लिए ये होगा W के बराबर, जो कि बराबर है Vp के। अर्थात P पॉइंट का पोटेंशियल और S पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं जब एक स्फेरिकल कंडक्टर को Q चार्ज दिया गया, तो उस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस में तथा उसके अंदर हर एक पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। तो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेता हूं। तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के हर एक पॉइंट का, जो कि Vp तथा Vs के बराबर है, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R। यहां पर देखें, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये एक कांस्टेंट है, ये डिपेंडेंट है इसके मीडियम पे, अर्थात जिस मीडियम में स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर को रखा गया उस मीडियम पे यह डिपेंडेंट है। तथा यहां पर देखें, ये R, ये इस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। तो इस पूरे इक्वेशन में देखें, या फिर कहें इक्वेशन के राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में देखें, तो यहां पर वेरिएबल सिर्फ Q है। अर्थात हम Q को जितना वैरी करेंगे, V अर्थात पोटेंशियल इस चार्ज कंडक्टर का उतना वैरी करेगा। तो हम कह सकते हैं, चूंकि ये पार्ट कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो Q, जो चार्ज प्रोवाइड किया गया, ये Q ये प्रोपोर्शनल होगा के पोटेंशियल पे। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को
इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये Q ये बराबर होगा, जैसे ही हम इक्वालिटी साइन इंट्रोड्यूस करते हैं हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा, तो यहां पर वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है C, तो पूरा इक्वेशन बन जाएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। अर्थात इससे आगे देखें हम कह सकते हैं कि C जो कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इस सिचुएशन में, ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय V के। अर्थात इस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के लिए जो C है, ये जो कांस्टेंट है, ये बराबर होगा उस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर पे प्रोवाइड किया गया चार्ज तथा उस स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रेशियो के। इस C को इसे कहा जाता है कैपेसिटेंस। ये है कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस इसे कहा जाता है। अर्थात इस कंडक्टर के कैपेसिटेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे? हम कहेंगे कि एक चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है उस पे प्रोवाइड किया गया चार्ज तथा उस पे बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कैपेसिटेंस एक कंडक्टर का ये होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अर्थात पोटेंशियल को एक यूनिट बढ़ाने के लिए एक कंडक्टर में जितना चार्ज प्रोवाइड किया जाएगा वही होगा उसका कैपेसिटेंस। हमें पता होना चाहिए कि ये जो कैपेसिटेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये स्केलर रूल फॉलो करता है। अब अगर इसका यूनिट हम देखें तो इसका SI यूनिट अगर हम कंसीडर करें तो देखें ये चार्ज जिसका SI यूनिट होगा कूलम और ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका SI यूनिट होगा वोल्ट। तो इसका SI यूनिट, इस कैपेसिटेंस का SI यूनिट बन गया कूलम पर वोल्ट। यहां पर ये 2C, ये C कैपेसिटेंस को इंडिकेट कर रहा है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, और ये C ये कूलम का C है जो कि एक यूनिट है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी कूलम पर वोल्ट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है फैराड। अब इससे आगे देखें, जैसा कि हमने देखा कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर का ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय उस पे बना पोटेंशियल, और एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका इक्वेशन रहा ये 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R। तो इन दोनों इक्वेशन से हम एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटेंस अगर C है तो जैसा कि ये होता है Q डिवाइडेड बाय V, और हमने देखा कि ये V इसका जो मैग्नीट्यूड है ये होता है 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय R, और ये न्यूमरेटर में रहा Q, ये Q। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इसके न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर से Q और Q कैंसल आउट हो जाएंगे, तथा डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है जो कि है 4πε0 इंटू R, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस का जो इक्वेशन बना एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ये बन गया देखिए 4πε0 इंटू R। तो इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस उसके रेडियस पे डिपेंडेंट है या फिर उसके रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैपेसिटर्स पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, फिर हमारा चर्चा का मुद्दा होगा कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। तो कैपेसिटर दो ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम होता है।
हम आगे चल के देखेंगे हम दो ऑब्जेक्ट्स क्यों लेते हैं। हो सकता है वो दो प्लेट्स हो, जैसे कि यहां पर ये पहला प्लेट तथा ये दूसरा प्लेट, और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो। या फिर हो सकता है दो कोएक्सियल हॉलो सिलेंडर्स हो, जैसे कि यहां। या फिर हो सकता है दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स हो, जैसे कि इस केस में। ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच जो स्पेस है उस स्पेस में कुछ इंसुलेटर भरा हुआ हो, जैसे दो पैरेलल प्लेट्स के बीच कुछ इंसुलेटर भरा हुआ हो, या फिर दो सिलेंडर्स के बीच जो भी स्पेस है उस स्पेस में कुछ इंसुलेटर भरा हुआ हो। इस इंसुलेटर को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। अब हम बात करेंगे कि हम दो ऑब्जेक्ट का एक सिस्टम क्यों लेते हैं, इससे फायदा क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें कैपेसिटेंस डेफिनेशन को कुछ अपने हिसाब से बदलना होगा, ताकि हम कैपेसिटेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। तो कैपेसिटेंस को हम ऐसे सोच सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का कैपेसिटेंस का अर्थ होता है कि अगर हम उसे कुछ पोटेंशियल देते हैं तो वो कितना चार्ज होल्ड कर सके, अर्थात चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है उसे लिख लेते हैं। तो कैपेसिटेंस, जैसे कि हमें पता है, ये होता है चार्ज वो जितना होल्ड करेगा डिवाइडेड बाय उसका जितना पोटेंशियल होगा। तो अगर हमारे पास दो बॉडीज है, दो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल यहां पर एक सिस्टम है तथा ये दूसरा सिस्टम है, तो पहला सिस्टम का कैपेसिटेंस C1 है और दूसरा सिस्टम का कैपेसिटेंस C2 है। दोनों को हमने कुछ चार्ज दिया, पहला बॉडी को हमने चार्ज दिया Q1 और दूसरे बॉडी को हमने चार्ज दिया Q2, और इन चार्जेस के कारण दोनों बॉडी, पहला तथा दूसरा बॉडी, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और वो पोटेंशियल है V। अब देखते हैं कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के हिसाब से C1 कितना होगा। C1 होगा Q1 डिवाइडेड बाय V तथा C2 होगा Q2 डिवाइडेड बाय V। यहां पर देखें दोनों ही एक्सप्रेशन में Q1 डिवाइडेड बाय V और Q2 डिवाइडेड बाय V, दोनों का डिनोमिनेटर V है, अर्थात डिनोमिनेटर सेम है। हमें पता है दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, अर्थात अगर Q1 Q2 से बड़ा है तो ये C1 C2 से बड़ा होगा। Q1 Q2 से जितना बड़ा होगा C1 C2 से उतना ही बड़ा होगा, उतना गुना बड़ा होगा। अर्थात देखिए दोनों सिस्टम में, ये पहला तथा ये दूसरा, दोनों सिस्टम में हमने सेम पोटेंशियल प्रोवाइड किया, तो जो ज्यादा चार्ज होल्ड कर रहा है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा। अगर पहला बॉडी दूसरे बॉडी का दुगना चार्ज होल्ड करता है तो पहला बॉडी का कैपेसिटेंस दूसरे बॉडी का दुगना होगा। चलिए हम मान लेते हैं Q1 Q2 का दुगना है। अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि Q1 Q2 का दुगना है तो हम इस Q1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे Q2 से। तो जैसे ही हमने Q1 को सब्स्टिट्यूट किया Q2 से तो हमें यहां लिखना होगा 2Q2। अब देखें C1 और C2 को अगर कंपेयर करें तो C2 है Q2 डिवाइडेड बाय V, C1 है 2 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय V। अर्थात चूंकि पहला बॉडी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में सेम पोटेंशियल में वो दुगना चार्ज होल्ड कर रहा है तो उसका कैपेसिटेंस दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में दुगना है। तो हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस एक बॉडी का उतना ज्यादा होगा या फिर एक सिस्टम का उतना ज्यादा होगा जितना कि वो चार्ज होल्ड कर सके, अर्थात चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी होता है कैपेसिटेंस। अब हमें देखना यह है कि कैपेसिटर बनाने के लिए हम दो बॉडी क्यों लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आर्बिट्रेरी एक बॉडी चूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा आर्बिट्रेरीली चूजन बॉडी, ये रहा वो बॉडी। अब क्या करते हैं, इसे हम बैटरी के सोर्स के साथ जोड़ देते हैं।
तो ये जो जुड़ा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज के सोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा यही कि पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी पे फ्लो करेगा और इस बॉडी में कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। हमने माना ये जो सोर्स है ये अपना पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता है, जैसे कि बैटरी में होता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल सेम रहता है, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता है अगर उससे कुछ चार्जेस फ्लो करके दूसरे बॉडी में जाए। तो हम मानेंगे सोर्स का पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा, यह कांस्टेंट है। हमने और माना कि इसका पोटेंशियल V है। तो चार्ज इस सोर्स से इस बॉडी तक तब तक फ्लो करेगा जब तक इस बॉडी का भी पोटेंशियल V नहीं हो जाता। अब हमने माना कि इसका पोटेंशियल V हो गया। अब चार्ज का फ्लो जो है ये बंद हो जाएगा। तो अब इस चार्ज का फ्लो बंद हो गया। अब ये कुछ चार्ज होल्ड करके रखा हुआ है ये बॉडी। अब अगर हम इस पहले बॉडी के करीब एक दूसरा बॉडी लाते हैं, मुद्दा यह है कि दोनों को कंडक्टर होना होगा, और इस दूसरे बॉडी को अगर हम ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड कर देना मतलब इसे अर्थ के साथ अगर जोड़ दें, तो होगा क्या? देखें, ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस बॉडी के बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस को इस फेस में इंड्यूस करेगा। तो होगा ये कि बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस इस बॉडी के वो इस फेस में आ जाएगा। चूंकि ये बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी था, न्यूट्रल बॉडी था, तो बाकी बचा जो पॉजिटिव चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस ऑपोजिट एंड में रिसाइड करेंगे। अब देखें, चूंकि इस बॉडी को ग्राउंड कर दिया गया, यहां देखें इसे ग्राउंड कर दिया गया है, तो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस, ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस ये फ्लो करके ग्राउंड में चले जाएंगे। तो जो न्यूट्रल बॉडी था, ये जो दूसरा बॉडी जो कि न्यूट्रल था, ये अब नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो गया और सारे नेगेटिव चार्जेस इस फेस में रहेंगे। तो इससे होगा ये कि ये नेगेटिव चार्ज इस पूरे जगह का, इस पूरे रीजन का पोटेंशियल को घटाएगा। हमें पता है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी के करीब जो स्पेस रहता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है, अर्थात उसका पोटेंशियल ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी घटा देता है। तो इसका पोटेंशियल अब ये ड्रॉप कर जाएगा। ये जो पोटेंशियल है जो कि V था, अब ये V डैश्ड होगा और ये V डैश्ड V से कम होगा। ये जो V डैश्ड है ये V से कम होगा। अब होना यह है कि चूंकि ये सोर्स इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है और ये सोर्स एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करेगा, तो इसका पोटेंशियल जो है ये V, चूंकि V डैश्ड से ज्यादा है, तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल, अर्थात ये V हायर पोटेंशियल है और V डैश्ड लोअर पोटेंशियल है, तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस हायर पोटेंशियल से अर्थात सोर्स से इस बॉडी की तरफ मूव करेंगे और ये बॉडी कुछ और पॉजिटिव चार्जेस होल्ड कर लेगा और फिर इसका पोटेंशियल बढ़ के जब ये वापस भी हो जाएगा, वापस हो गया V, तब ये चार्जेस का फ्लो बंद हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम एक बॉडी रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसे कुछ चार्ज का सोर्स देते हैं, जो सोर्स एक कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन करके रखा हुआ है, तो ये कुछ चार्ज अपने अंदर समा लेता है। और अगर उसके करीब हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट लाते हैं, दूसरा कंडक्टर लाते हैं, तो ये पहला बॉडी कुछ और चार्ज अपने अंदर समा लेगा सोर्स से, अर्थात इसका चार्ज होल्ड करने का कैपेसिटी इस पहले बॉडी का ये बढ़ गया। इसीलिए हम जब कैपेसिटर बनाते हैं तो हमारा पहला ध्यान रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड कर सके, क्योंकि कैपेसिटर का काम ही होता है ज्यादा से ज्यादा चार्ज होल्ड करना और उस चार्ज को जरूरी समय में यूज करना। तो इसीलिए
हम कैपेसिटर बनाते समय एक ऑब्जेक्ट का सिस्टम ना लेके दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम रखते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच हम इंसुलेटर क्यों पुट करते हैं। तो हमने देखा था कि कैपेसिटर बहुत तरह का होता है, उनमें से एक होता है अगर हम दो पैरेलल प्लेट ले, तो जब हम दो पैरेलल प्लेट से कैपेसिटर बनाते हैं तो इसे कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और जब दो सिलिंड्रिकल कंडक्टर से हम कैपेसिटर बनाते हैं तो इसे हम कहते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और जब हम दो कंसेंट्रिक होलोस्फेयर से कैपेसिटर बनाते हैं तो हम इसे कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो पैरेलल प्लेट से बना हुआ होता है। देखिए यहां एक प्लेट तथा ये दूसरा प्लेट, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है। चलिए हम मान लेते हैं वो जो डिस्टेंस है वो है d, और दोनों प्लेट्स को नाम दे देते हैं। पहला प्लेट प्लेट P1 और दूसरा प्लेट प्लेट P2। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये दोनों प्लेट्स बैटरी के दो अलग अलग टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है, अर्थात एक अगर पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है बैटरी के तो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इससे होता यह है कि चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस P1 प्लेट में आ जाते हैं और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस P2 प्लेट में आ जाते हैं। चूंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इस फेस में रिसाइड करते हैं, P1 प्लेट के राइट हैंड साइड वाले फेस में रिसाइड करते हैं। और जबकि सारे नेगेटिव चार्जेस, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस P2 प्लेट के बाईं ओर वाले अर्थात लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस में रिसाइड करते हैं। इससे होता यह है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। चूंकि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच अर्थात इन दोनों प्लेट्स के बीच ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच, जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, ये जो भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के लिए ये दोनों प्लेट इनफिनिट चार्ज शीट बन जाता है। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो P1 प्लेट से निकलता है और P2 प्लेट में जाके समा जाता है वो सारे P1 प्लेट से नॉर्मली आउटवर्ड होते हैं और P2 प्लेट में नॉर्मली इनवर्ड हो जाते हैं। सो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच का। चूंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज शीट है या फिर कहे इनफाइनाइट चार्ज शीट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो हम कह सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम पता करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए करना हमें यह है कि हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। तो चलिए हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो ये रहा वो गॉसियन सरफेस, ये रहा वो गॉसियन सरफेस जो कि एक सिलिंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस है। इसे मैं एक्सटेंड कर देता हूं अपोजिट एंड में, अपोजिट साइड में। सो ये एक्सटेंडेड हो गया अपोजिट साइड में। अब देखिए ये बन गया एक सिलेंडर। ये सिलेंडर कुछ चार्ज एनक्लोज करके रखेगा, ये सिलेंडर इतना चार्ज एनक्लोज करके रखेगा, अर्थात इस सरफेस एरिया में जितना चार्ज रहेगा उतना चार्ज वो एनक्लोज करके रखेगा। इसे पता करने के लिए कि ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, उसके लिए हमें कंसीडर ये करना होगा
कि ये जो पैरेलल प्लेट्स है इनके दोनों प्लेट्स में जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो कितना है। तो हमने माना सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। हम और कंसीडर करते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो सिलेंडर का ये जो बेस एरिया है, ये बेस एरिया है ए, कैपिटल ए। अब देखें इस गॉसियन सरफेस का, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का 3 सरफेसेस होंगे, 3 डिस्टिंक्ट सरफेसेस। सबसे पहला सरफेस देखें, सबसे पहला सरफेस ये ग्रीन कलर से इंडिकेटेड है। अगला सरफेस देखें, ये भी सर्कुलर बेस है। और एक सरफेस होगा, वो सरफेस होगा ये कर्व्ड सरफेस। तीनों सरफेसेस को नाम दे देते हैं हम। इस सरफेस का नाम देते हैं S1 तथा इस सरफेस को नाम देते हैं S2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस को चलिए हम कहते हैं ये है S3। गाउसेस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा, गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स को हम फाई से इंडिकेट कर रहे हैं, ये बराबर होगा कि ये गॉसियन सरफेस जितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, इसने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, चलिए हम मान लेते हैं ये है Q डैश्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये होगा इस गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स। अब देख लेते हैं टोटल फ्लक्स में 3 फ्लक्स काउंट होंगे। ये फाई होगा, ये फाई, इसे हम कह सकते हैं ये एक कॉम्बिनेशन है फाई 1, फाई 2 और फाई 3 का। फाई 1, फाई 2 और फाई 3 का हम आगे चल के देखेंगे। ये फाई 1, फाई 2 और फाई 3 है क्या, ये फाई 3 का। सबसे पहले देखिए ये फाई 1 है क्या, ये फाई 1 है इस S1 सरफेस का, ये जो S1 सरफेस आपको दिख रहा है यहां पर, इस सरफेस का फ्लक्स। ये फाई 2 है इस सरफेस का अर्थात S2 का फ्लक्स, और ये फाई 3 है S3 सरफेस का फ्लक्स। ये जो S3 है इसका फ्लक्स। यहां पर ध्यान से देखें, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस P1 प्लेट के दाहिनी ओर से निकल के ये दाहिनी ओर प्रोपगेट कर रहा है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन P1 प्लेट से बाईं ओर प्रोपगेट नहीं करेगा। सो S1 सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होंगे। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस S1 सरफेस से पास नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं ये फाई 1 का वैल्यू है 0। अब देखें, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये नॉर्मली आउटवर्ड है P1 प्लेट से और नॉर्मली इनवर्ड है P2 प्लेट पे, और हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि इस P1 प्लेट से नॉर्मली आउटवर्ड है। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल के S3 सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं S3 सरफेस का जो फ्लक्स है, जिसे हम फाई 3 कह रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी हो गया 0। हम कहेंगे कि ये जो फाई है, ये फाई बराबर है फाई 2 के। अर्थात इस गॉसियन सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये बराबर है S2 सरफेस में बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। अब हमें पता ये करना है कि ये फाई 2 है कितना। तो इसे अगर मैं इक्वेशन 1 और इसे अगर मैं इक्वेशन 2 कहूं तो देखें, हम कह सकते हैं चूंकि फाई 2 के बराबर है तो हम कहेंगे फाई 2 इज इक्वल टू Q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उससे पहले देख लेते हैं ये फाई 2 होगा कितना। सो इस फाई 2 को हम कह सकते हैं ये है सरफेस इंटीग्रल, या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल नहीं होगा, ये ओपन सरफेस इंटीग्रल होगा। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एज वेक्टर तथा सरफेस इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल सरफेस ds एज वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। सो अब देखें यहां पर ये जो E और ds है, मैं इसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। E कुछ ऐसे बाहर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड P1 प्लेट से P2 प्लेट की तरफ। अब हमें क्या करना है, अब हमें छोटा सा एक सरफेस कंसीडर करना है S2 सरफेस में, जिसे हम नाम देंगे ds। तो ये हो गया ds। सो ds का जो डायरेक्शन होगा, ये ds का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होगा। तो यहां पर E और ds का डॉट प्रोडक्ट पता कर रहे हैं। तो इस डॉट प्रोडक्ट को पता करते हुए हम कहेंगे ये होगा E डॉट ds होगा E का मैग्नीट्यूड गुना ds का मैग्नीट्यूड गुना cos थीटा। ये थीटा क्या है, यहां cos थीटा में ये थीटा क्या है, ये थीटा है ds और E इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल, जो कि यहां पर दिख रहा है फिगर में, ये 0 डिग्री है। जब ये थीटा 0 डिग्री है तो हम कहेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही cos थीटा 1 हो गया तो हमारा इंटीग्रल बन गया सरफेस इंटीग्रल, ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds। अब देखें ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूंकि दोनों प्लेट्स के बीच ये कांस्टेंट होगा। सो जब ये कांस्टेंट होगा तो इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले आएंगे और ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया E इंटू ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds। अर्थात जितने भी छोटे छोटे ds's हैं, जितने भी छोटे छोटे ds's हैं S2 सरफेस में, उन्हें अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें कितना सरफेस एरिया मिलेगा। ध्यान से देखें, हमने पहले ही अज्यूम किया था कि S1 सरफेस जो है, उस S1 सरफेस का सरफेस एरिया है A। तो ऑब्वियस सी बात है S2 सरफेस का भी सरफेस एरिया A ही होगा। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ds को S2 सरफेस में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा, ये बनेगा A। सो φ2 EA के बराबर। E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है दोनों प्लेट्स के बीच, और A जो कि उस गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस का बेस एरिया है। अर्थात हमारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये कह सकते हैं कि φ2 बराबर है q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो इससे आगे हम कहेंगे φ2 का वैल्यू अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, EA इज इक्वल टू q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये q डैश होगा कितना, अर्थात ये जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है। ध्यान से देखिए इस गॉसियन सरफेस का सिर्फ यही पार्ट, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ यही पार्ट चार्ज को एनक्लोज कर रखा है और इस पार्ट का सरफेस एरिया होगा A। और जब इस सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो हम कह सकते हैं कि ये जितना चार्ज एनक्लोज करेगा जो कि q डैश है, ये बराबर होगा सिग्मा इंटू A के। सो EA इज इक्वल टू q डैश के जगह हम कहेंगे सिग्मा इंटू A डिवाइडेड बाय, ये तो बन गया q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इक्वेशन के दोनों साइड से हम इस A को कैंसिल कर देंगे तो इक्वेशन बन गया, देखिए कितना, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E, ये बराबर होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो हम कह सकते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों प्लेट्स के सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनता है उसका मैग्नीट्यूड होता है किसी भी एक प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है।
तो उसके लिए सबसे पहले कंसीडर करें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये रहा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है प्लेट P1 और ये है प्लेट P2। दोनों प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया हम मान रहे हैं ये है A, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस को हमने कंसीडर किया ये है D। अब इन दोनों प्लेट्स को अर्थात इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। तो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये रहा नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। इससे क्या होगा कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस प्लेट P1 में आ जाएंगे और बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस प्लेट P2 में आ जाएंगे, और ये जो चार्जेस रिसाइड करेंगे ये चार्जेस P1 और P2 के अंदर वाले फेस में होंगे। सो हमने माना जो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड हुआ P1 में वो है +Q, और जो नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड हुआ P2 में उसका मैग्नीट्यूड है -Q। यहां हमें पता होना चाहिए कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में बराबर मैग्नीट्यूड के चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं, लेकिन उनका नेचर अपोजिट होता है। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दोनों प्लेट्स के बीच, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर E है तो एज वेक्टर वो है E वेक्टर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। यहां पर देखें दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच, ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है ये बराबर होगा E इंटू D के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करें डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर देखें इससे अगर हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिलेगा, चूंकि dV/dr ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो हम कह सकते हैं dV होता है E इंटू dr। तो V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच, तो ये होगा dV का इंटीग्रेशन, अर्थात ये बराबर होगा E.dr के इंटीग्रेशन के। यहां पर देखें चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये E कांस्टेंट है, तो इसे इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे हम और यहां पर dr को हम इंटीग्रेट करेंगे। सो dr जो कि एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस होता है, तो इसे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो यहां पर देखें ये टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेट्स के बीच, ये d है, तो हम इस सिचुएशन में कहेंगे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा E इंटू dr को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, तो वो टोटल डिस्टेंस है d, अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच ये होगा E इंटू d। इससे आगे बढ़ते हुए देखें हमें क्या मिलेगा, हम अगर E के लिए इक्वेशन बनाए अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के लिए इक्वेशन बनाए तो ये बनेगा V डिवाइडेड बाय d। तो यहां पर देखें दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं और इसे इक्वेशन 2, तो यहां पर देखें हम कह सकते हैं दोनों इक्वेशन से कि V डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखिए ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया। तो हम प्लेट P1 को अगर कंसीडर करें तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पर प्लेट P1 के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा बताया गया, जो कि दोनों प्लेट्स के लिए होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ये बराबर होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया के। तो हम इसी को कह सकते हैं कि ये बन गया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो फिर यहां से देखें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये V दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस किसका होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स का।
तो ये V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब देखते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। सो नाउ हम इवैल्यूएट करेंगे कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। सो ये कैपेसिटेंस C ये बराबर होगा, जैसे कि हमें पता है ये होता है Q डिवाइडेड बाय V, अर्थात टोटल चार्ज एक्यूमुलेटेड इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिवाइडेड बाय उन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो नेट चार्ज होता है वो नेट चार्ज हमेशा होता है 0। यहां पर देखें P1 प्लेट जो है वो प्लस Q चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है और P2 प्लेट माइनस Q चार्ज एक्यूमुलेट करेगा। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अमाउंट सेम होगा, लेकिन उनका नेचर अपोजिट होगा हमेशा। तो नेट चार्ज जो होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का या फिर कहे किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो होता है 0। लेकिन जब बात आती है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना चार्ज है, तो चूंकि हमेशा उसमें नेट चार्ज 0 होगा तो हम ये कंसीडर नहीं करते हैं कि उसमें चार्ज 0 है, बल्कि हम ये कंसीडर करते हैं कि उसके किसी एक प्लेट में जो चार्ज है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड। अर्थात इस केस में हम कहेंगे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो चार्ज है वो है Q। P1 प्लेट में भी देखें Q चार्ज है और P2 प्लेट में भी देखें Q चार्ज है, जबकि P1 है प्लस Q चार्ज और P2 में है माइनस Q चार्ज। अर्थात इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा ये होगा Q डिवाइडेड बाय V, अर्थात दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस है QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इससे आगे देखें, इसी से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ये बराबर होगा, यहां देखें Q न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कैंसल आउट और हमें मिलेगा देखिए कितना, ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ए जो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अर्थात ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। अर्थात एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक प्लेट का सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो। हमने पिछला टॉपिक में देखा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी, जबकि ये ए होता है दोनों प्लेट का सरफेस एरिया और ये डी होता है दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होल्ड करता है जब इन प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है इस स्पेस में एयर हो। लेकिन अगर इस स्पेस को हम किसी इंसुलेटर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अर्थात हम एक इंसुलेटर इंसर्ट करते हैं दोनों प्लेट्स के बीच, जिस इंसुलेटर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, तो ये एप्सिलॉन है एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका, इस मटेरियल का, अर्थात कहें इस मीडियम का, और जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो। तो देखिए यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस का इक्वेशन। जब हम उन प्लेट्स के बीच एक इंसुलेटर फिल करते हैं या इंसुलेटर इंसर्ट करते हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर होता है, उस सिचुएशन में क्या इक्वेशन बनता है देखें। उस इक्वेशन में कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, यहां पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को सब्स्टिट्यूट करेगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम को हम इंसर्ट कर रहे हैं, इनटू ए डिवाइडेड बाय डी। क्योंकि मीडियम अब एयर या वैक्यूम नहीं रहा और ये एप्सिलॉन नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। चूंकि अब मीडियम बन गया एक इंसुलेटर जिसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो हमें एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन लिखना है।
जैसे कि हमें पता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी भी मीडियम का ये होता है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो ये एक्सप्रेशन बन गया इसके बराबर, इस एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सो इक्वेशन बन जाएगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। अब जब चैप्टर कैपेसिटेंस या कैपेसिटर होता है, उस सिचुएशन में हम इंसुलेटर को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो इंसुलेटर को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक और इस रिलेटिव परमिटिविटी को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस एप्सिलॉन आर को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं के से, अर्थात ये इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक एक ही चीज है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही फिजिकल क्वांटिटी है और ये एप्सिलॉन आर और के सेम कांस्टेंट है। तो हम कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू ए डिवाइडेड बाई डी। तो किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है के, अर्थात जो मीडियम या जो इंसुलेटर या फिर जो डाई इलेक्ट्रिक हम दो प्लेट्स के बीच इंसर्ट करेंगे उसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। और चूंकि ये टर्म न्यूमरेटर में अपीयर कर रहा है तो हम कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर बढ़ा या फिर रिलेटिव परमिटिविटी अगर मीडियम का बढ़ा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब देखें कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा ए पे, अर्थात जो दो प्लेट्स है उनके सरफेस एरिया पे। तो अगर हम बड़े प्लेट्स यूज करते हैं, अर्थात हम ऐसे प्लेट्स यूज करते हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो फिर कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का ज्यादा होगा। अब देखें कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डी पे, लेकिन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर डी देखें डिनोमिनेटर में अपीयर कर रहा है, तो कैपेसिटेंस इस डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं अगर दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस को हम घटाते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से ऐसा क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच कि उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C हो, उसे अगर V पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के दो टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए तो वो बैटरी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा। क्योंकि ये कुछ चार्ज ट्रांसफर करेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ एनर्जी भी ट्रांसफर करेगा। और ये बैटरी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा उतना ही एनर्जी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में स्टोर्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं जब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में जो चार्ज है ये चार्ज है 0, अर्थात इसे जस्ट बैटरी के दो टर्मिनल के साथ जोड़ा गया, अब भी इसमें कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज्ड हो जाएगा, उस समय हम मान रहे हैं इसमें जो चार्ज है ये है प्लस Q और माइनस Q, यह कैपिटल Q। और चूंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो ये जो प्लेट्स हैं इन दोनों के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, क्योंकि ये अब पूरी तरह से चार्ज हो गया है और चार्ज ये कंटेन नहीं करेगा। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच। हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, अर्थात जितने चार्ज को हम एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस में ट्रांसफर करते हैं उतने चार्ज को अगर उस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ गुना कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना एनर्जी उसे प्रोवाइड किया गया।
ऐसा तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता हो। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट द प्रोसेस ये कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुरुआती समय में देखें, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये था 0 दोनों प्लेट्स के बीच में इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ बढ़ा, फिर आगे कुछ और बढ़ा, बढ़ते हुए फाइनली इसका पोटेंशियल डिफरेंस V हुआ। अर्थात यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स का ये कांस्टेंट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते एनर्जी ट्रांसफर्ड या फिर एनर्जी गिवन या फिर वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में हम इंटीग्रेशन का मदद लेते हैं और हम एक इंटरमीडिएट स्टेज कंसीडर करते हैं। तो यहां पर ये रहा वो इंटरमीडिएट स्टेज जहां पर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दोनों प्लेट्स पूरी तरह से चार्ज नहीं है और ना ही ये पूरी तरह से डिस्चार्ज है या फिर कहे अनचार्ज है। ये पार्शियली चार्ज है, ये कुछ चार्ज है, ये अब और चार्ज कंटेन करेगा। तो ये बीच की एक स्थिति है जहां हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें चार्ज है +Q और -Q और इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये V नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, उन दोनों के बीच कुछ होगा। हम कंसीडर कर रहे हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश्ड। अब इसके दोनों प्लेट्स में हम कुछ चार्ज और प्रोवाइड करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से +dq चार्ज इस प्लेट में पहुंचा। ऑब्वियस सी बात है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से -dq चार्ज इस प्लेट तक पहुंचेगा, इसके नेगेटिव प्लेट तक पहुंचेगा। तो जो पॉजिटिव प्लेट था उसमें चार्ज हो गया +Q + dq और जो नेगेटिव टर्मिनल है इसमें चार्ज अब बन गया Q + dq और यह चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। अर्थात हम कह सकते हैं कि नेगेटिव प्लेट से dq चार्ज, इस नेगेटिव प्लेट से dq चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचा। तो हम जो छोटा सा काम करेंगे वो छोटा सा काम dw ये बराबर होगा चार्ज जितना हमने ट्रांसफर किया dq इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V डैश्ड के। यहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इस छोटे से चार्ज को पास करते हुए इसका पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, ये होगा dw का ही इंटीग्रेशन और इसका लिमिट होगा 0 से w। हमने 0 वर्क से w वर्क तक काम किया, तो ये बराबर होगा V डैश्ड इनटू dq के इंटीग्रेशन के। तो जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं dq के रेस्पेक्ट में, तो हमें जो लिमिट डालना है वो भी चार्ज के रेस्पेक्ट में ही होगा, अर्थात इस q के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो इस चार्ज का लोअर लिमिट क्या होगा, अर्थात शुरुआती समय में, बिल्कुल शुरुआती समय में चार्ज कितना था, वो चार्ज था 0, तो इसका लोअर लिमिट होगा 0। और फाइनली अंत में इसका चार्ज कितना होगा, यही होगा इसका अपर लिमिट, इसमें चार्ज हो गया फाइनली Q। अब देखिए ये V डैश्ड ये है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच का, और हमें पता है चूंकि कैपेसिटेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस स्टेज में चूंकि इस के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट में चार्ज है Q और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश्ड, तो हम कह सकते हैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है Q डिवाइडेड बाय V डैश्ड। इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये V डैश्ड ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय C के। सो वर्क डन, ये वर्क डन ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाय C, ये C कैपेसिटेंस है, इनटू dq, और इसके लिमिट जैसा कि हमने लिखा है ये होगा 0 टू Q। अब इससे आगे देखें, इससे आगे वर्क डन W इज इक्वल टू, यहां पर देखें ये C
जो कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ये चार्ज पे अर्थात Q पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का इनहेरेंट क्वालिटी होता है, ये इस पे प्रोवाइडेड चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये C कांस्टेंट, तो उसे बाहर ले आए इंटीग्रल के। सो 1/c और इंटीग्रल ऑफ Q इंटू dq। सो इसका लिमिट फिर से 0 टू कैपिटल Q। अब इससे आगे वर्क डन इज इक्वल टू 1/c इंटू Q dq। इसे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है हाफ Q स्क्वायर्ड और इसका लिमिट है 0 टू कैपिटल Q। तो देखिए टोटल वर्क डन ये बन गया W इज इक्वल टू कैपिटल Q स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2c। ये हो गया टोटल वर्क डन अगर इस कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज किया जाए तो। इसे हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कह सकते हैं, इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये बनेगा, वर्क डन बनेगा Q स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय C के जगह हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय V। सो यहां पर 2C के जगह हम लिखेंगे 2 इंटू Q डिवाइडेड बाय V। तो देखिए ये बन जाएगा हाफ QV। क्यों? क्योंकि ये Q डिनोमिनेटर का कैपिटल Q न्यूमरेटर के एक Q को कैंसिल करेगा और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर का V ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। हमें एक और फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, चूंकि जैसे कि हमें पता है C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V, तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो Q स्क्वायर के जगह C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो ये बन जाएगा, देखें कितना, ये बन जाएगा हाफ C V स्क्वायर्ड। सो ये रहा तीन फॉर्मूले वर्क डन के या फिर कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी के। सो अगर मान ले हमें पता है कि एक कैपेसिटर में चार्ज है Q और उसका कैपेसिटेंस है C, तो हम कहेंगे उसमें एनर्जी स्टोर्ड है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। और मान ले अगर हमें पता हो एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C और उसे एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V उसके दो टर्मिनल्स के साथ जोड़ा गया, तो उस स्थिति में उसका जो एनर्जी होगा उसे हम कहेंगे हाफ CV स्क्वायर। और अगर मान ले हमें पता हो कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में कितना चार्ज है और उसे कितना पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ जोड़ा गया, तो हम कहेंगे उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है हाफ QV। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। जैसे कि इस फिगर में हमने तीन कैपेसिटर्स को जिनका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, इन्हें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा और साथ ही साथ इसे हमने एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V। हमें यह पता लगाना है कि इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि अगर इसी पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ हम एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं जिसका इफेक्ट एग्जैक्टली इन तीन कैपेसिटर्स को जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया तब के इफेक्ट के साथ बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर इस स्थिति में ये बैटरी कैपेसिटर्स को Q चार्ज प्रोवाइड करे पॉजिटिव टर्मिनल में और -Q चार्ज प्रोवाइड करे नेगेटिव टर्मिनल में, तो दूसरे स्थिति में भी जबकि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो इस दूसरे स्थिति में भी ये बैटरी इस कैपेसिटर को +Q और -Q चार्ज प्रोवाइड करेगा।
तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जितना होगा उसी को कहा जाता है इन तीनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो जब इन तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बैटरी के साथ जोड़ा गया तो सबसे पहले देखें बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल में भेजा, तो पॉजिटिव टर्मिनल के इस साइड में आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, और चूंकि नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का ये नेगेटिव क्यू चार्ज इस C3 कैपेसिटर को भेज रहा है, तो ये चार्ज माइनस क्यू ये लेफ्ट हैंड साइड वाले फेस में आ जाएगा इस प्लेट के। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये नेगेटिव क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करेगा इस फेस में। ऑब्वियस सी बात है, इस फेस में आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, जो प्लस क्यू चार्ज यहां से ट्रांसफर होके सीधे इस प्लेट में आ जाएगा, और इस प्लेट के राइट हैंड साइड वाले फेस में चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू। ये फिर से इंड्यूस करेगा यहां पर नेगेटिव चार्ज, और यहां पर ये इंड्यूस करेगा पॉजिटिव क्यू चार्ज। उसी तरह से देखिए ये नेगेटिव क्यू चार्ज इस फेस में इंड्यूस करेगा पॉजिटिव क्यू चार्ज, और इस फेस में वो इंड्यूस करेगा नेगेटिव क्यू चार्ज। ऑब्वियस ही बात है, मुझे इंड्यूस करेगा ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये न्यूट्रल प्लेट था, ये न्यूट्रल प्लेट था, और उसके इस फेस में जब पॉजिटिव क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो गया तो बाकी बचा नेगेटिव क्यू चार्ज, वो यहां पर बाकी रह गया। यही नेगेटिव क्यू चार्ज यहां से ट्रांसफर होके यहां इस प्लेट में अपीयर करता है। अर्थात तीनों कैपेसिटर्स जिनके कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है, तीनों कैपेसिटर में अब चार्ज कितना है, Q, Q और Q। इसके कारण हम मान लेते हैं कि पहला कैपेसिटर जो है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इसके दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है V1, और जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 है अर्थात दूसरे कैपेसिटर, इसके दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बना ये बना V2, और ये तीसरे कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना ये बना V3। तो ऑब्वियस सी बात है, ये V जो कि बैटरी का दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। यहां से देख ले, हम कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट कंसीडर किया ये A, एक और पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं हम पॉइंट B, एक और पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट C, और एक पॉइंट D। यहां पर देखें पॉइंट A और पॉइंट D का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जितना कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, पॉइंट B और पॉइंट C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2, और पॉइंट C और पॉइंट D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो हम कहेंगे कि V पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A और पॉइंट D के बीच ये बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A और B के बीच तथा पोटेंशियल डिफरेंस B और C के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस C और D के बीच, इन सारे पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक एडिशन। सो इससे हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चूंकि हमें पता है कि कैपेसिटेंस होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज, कैपेसिटर में चार्ज डिवाइडेड बाय उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो यहां पर देखें V ये पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट A और पॉइंट D के बीच, अर्थात पहले कैपेसिटर के लेफ्ट हैंड साइड वाले प्लेट तथा अंतिम कैपेसिटर के राइट हैंड साइड वाले प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब दूसरे फिगर में अगर आप देखें, जहां पर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखा है, इस प्लेट में भी इस कैपेसिटर को V पोटेंशियल डिफरेंस में जोड़ा गया। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा V का, और इस केस में भी ये बैटरी Q चार्ज प्रोवाइड कर रहा है इस कैपेसिटर को, तो इस कैपेसिटर के इस फेस में प्लस Q चार्ज और इस फेस में
माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। अब देखिए दूसरे फिगर से हम कह सकते हैं कि V जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दूसरे फिगर में जहां इक्विवेलेंट कैपेसिटर रखा गया उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का, तो हम कह सकते हैं कि यही V ये बराबर है Q डिवाइडेड बाय C के। यहां पर C क्या है? C इक्विवेलेंट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। अब देखिए V1, ये V1 है पहले कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, उस पहले कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसे हम कह सकते हैं पहले कैपेसिटर में दिया हुआ चार्ज जो कि Q है डिवाइडेड बाय पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो कि C1 है। उसी तरह से हम V2 को लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय C2 और V3 को लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय C3। अब अगर हम Q को कॉमन आउट करते हैं इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड से, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, और Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू Q को कॉमन आउट करें तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखिए ये Q कैंसल आउट हो जाएंगे इक्वेशन के दोनों एंड से, और हमारे पास बचा हुआ रहेगा 1/C, जबकि C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन तीनों कैपेसिटर्स का, इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये होता है रिलेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तथा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के बीच। तो जब कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, यहां पर देखें 1/C, उसका रेसिप्रोकल उन सारे कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के अलजेब्रिक सम होता है। इस वीडियो में हमारा मुद्दा है कि अगर हम कुछ कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है। तो यहां पर देखें इस फिगर में हमने 3 कैपेसिटर्स लिया जिनका कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3 है। इन्हें हमने V पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो चूंकि इसे V पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ जोड़ा गया तो कुछ पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि पॉइंट A और पॉइंट B। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसे हम VAB कहते हैं, ये VV होगा। तो उसी तरह से हम अगर इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करें, पॉइंट्स A1 और B1, इनके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। और उसी तरह से अगर हम पॉइंट A2 और पॉइंट B2 कंसीडर करें तो उनके बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। साथ ही साथ यहां भी देखें पॉइंट A3 और पॉइंट B3 के भी बीच पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA1 B1 ये बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस A2 B2 पॉइंट्स के बीच, और जो बराबर होगा A3 और B3 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि बराबर होगा V के। तो यहां पर हम इसे फिगर में देखें, ये पोटेंशियल डिफरेंस V, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी V, अर्थात सारे कैपेसिटर्स के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V। हम मान रहे हैं कि ये जो बैटरी है ये Q चार्ज प्लस Q चार्ज कैपेसिटर्स को भेज रहा है और इसका नेगेटिव टर्मिनल माइनस Q चार्ज कैपेसिटर्स को भेज रहा है। अब क्या हुआ कि पॉइंट A में आके यही Q चार्ज 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया। यहां से ये Q1 चार्ज पास किया, पहले प्लेट में गया या फिर पहले कैपेसिटर में गया, और यहां से Q2 चार्ज दूसरे कैपेसिटर में गया और Q3 चार्ज तीसरे कैपेसिटर में गया। उसी तरह से माइनस Q1 चार्ज पहले कैपेसिटर में जाएगा, माइनस Q2 चार्ज दूसरे कैपेसिटर में, और माइनस Q3 चार्ज तीसरे कैपेसिटर में जाएगा। तो फिगर में हम यहां लिख सकते हैं कि यहां पर
Q1 चार्ज है इस कैपेसिटर में, प्लस Q1 और माइनस Q1, दूसरे कैपेसिटर में Q2 चार्ज है और तीसरे कैपेसिटर में Q3 चार्ज है। हमें इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, अर्थात हमें एक ऐसा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता करना है जिस कैपेसिटर का इफेक्ट इन तीनों कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर है। अर्थात उस कैपेसिटर को अगर हम इसी तरह से V पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ जोड़ दे तो इसमें भी ये बैटरी Q चार्ज ही सेंड करेगा, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल में प्लस Q चार्ज और नेगेटिव टर्मिनल में माइनस Q चार्ज। और यहां भी इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा V का, तो यहां भी जो चार्ज होगा ये होगा Q प्लस Q और माइनस Q। तो हम कह सकते हैं इस कैपेसिटर का इफेक्ट इन तीनों कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के इफेक्ट के बराबर है। अब यहां देखें कि Q1, Q2 और Q3 ये तीन चार्ज Q से ही स्प्लिट होके बना, तो हम कहेंगे कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब जैसे कि हमें पता है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कह सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू, किसी कैपेसिटर में जो चार्ज है वो बराबर होगा उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इनटू उस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। सो यहां पर देखिए ये Q अगर हम दूसरे फिगर में देखें तो इस कैपेसिटर में देखें Q चार्ज है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस V है और जिसका कैपेसिटेंस हम मान रहे हैं C है, अर्थात यही C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन तीनों कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशन के। तो हम कह सकते हैं, दूसरे फिगर से हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो यहां से हम कहेंगे Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब देखें Q1 बराबर होगा, इस पहले फिगर के पहले कैपेसिटर को देखें, Q1 बराबर होगा C1 इंटू V के, तो ये हो गया C1 इंटू V। उसी तरह से Q2 देखें, दूसरा कैपेसिटर देखें, ये हो जाएगा C2 इंटू V के बराबर, और Q3 के लिए तीसरा कैपेसिटर देखें, ये बराबर हो जाएगा Q3, ये बराबर हो जाएगा C3 इंटू V के। अब अगर हम V को कॉमन आउट करते हैं इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड से, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखिए इक्वेशन के दोनों एंड से, दोनों साइड से हम V को कैंसिल कर सकते हैं और हमें मिलेगा C, अर्थात इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 जो कि पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, प्लस C2 जो कि दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, प्लस C3 जो कि तीसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। तो हम कह सकते हैं कुछ कैपेसिटर्स को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उन सारे कैपेसिटर्स के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के अलजेब्रिक एडिशन होता है। आज हम चर्चा करेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे। तो सबसे पहले हमें सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के दो सिलिंडर्स के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में बना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता करना होगा। तो इसके लिए ये रहा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जिसके दो सिलिंडर्स, ये पहला इनर सिलिंडर और ये बाहर वाला या फिर आउटर सिलिंडर। तो इन सिलिंडर्स का रेडियाई हम मान रहे ये है A तथा B, ये अंदर वाला छोटा सिलिंडर का रेडियस A और इस बड़ा सिलिंडर का रेडियस है B। और इसे जब बैटरी के साथ जोड़ा गया और ये पूरी तरह से चार्ज्ड हो गया तो इसके अंदर वाले सिलिंडर पे हम मान रहे इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, और ये पॉजिटिव चार्ज कितना आया, ये पॉजिटिव चार्ज आया प्लस Q। और इस बाहर वाले सिलिंडर में कुछ नेगेटिव चार्जेस आए, और ऑब्वियस सी बात है जैसा कि हर कैपेसिटर में होता है, इसके एक सरफेस में जितना चार्ज होता है इसके अपोजिटली चार्ज सरफेस में उतना ही चार्ज होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अपोजिट होता है, तो इसमें चार्ज आएगा नेगेटिव Q।
तो इन दोनों सरफेसेस के बीच के स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड पता करने से पहले हम देख लेते हैं क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा या वो वेरिएबल होगा। तो इसे जानने के लिए हमें करना ये होगा कि हमें इसी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का टॉप व्यू देखना होगा, अर्थात इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को अगर हम ऊपर से देखें तो ये कैसा दिखेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हमें दो सर्कल्स दिखेंगे। तो ये छोटे वाले सिलेंडर का टॉप सरफेस है तथा ये बड़े वाले सिलेंडर का टॉप सरफेस है या फिर सर्कुलर सरफेस है। तो छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस जो ए है और बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस ये बी है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सरफेस से, इस सरफेस से नेगेटिव सरफेस की ओर, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस पॉजिटिव सरफेस से निकल के नेगेटिव सरफेस में जाके समा जाएगा और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से इस पॉजिटिव सरफेस से जब नेगेटिव सरफेस में जाएगा तो कोई भी फील्ड लाइन इस सिलेंडर के बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर देखें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर बनेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कैपेसिटर के अंदर जो नेगेटिव सरफेस है उस सरफेस में जाके समा जाएगा। तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां देखें ये पॉजिटिव सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव सरफेस में नॉर्मली इनवर्ड होगा, अर्थात ये जो एंगल बनेगा यहां ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री। तो यहां इस फिगर में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी इस रीजन में ज्यादा है और इस रीजन में कम है, अर्थात हम सेंटर से जितने दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड घटते जाएगा। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा इस पॉइंट में उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने से पहले हमें कंसीडर करना होगा एक गॉसियन सरफेस। तो इस केस में हम गॉसियन सरफेस जो अज्यूम करेंगे वो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, कुछ ऐसा। तो इस गॉसियन सरफेस का टॉप सरफेस ये, टॉप सर्कुलर सरफेस ये, तथा इसका बॉटम सर्कुलर सरफेस कुछ ऐसा, ये हो गया बॉटम सर्कुलर सरफेस। और इस सिलिंड्रिकल सरफेस का एक कर्व्ड सरफेस होगा, वो कर्व्ड सरफेस है ये। तो इन तीनों सरफेसेस को हम नाम दे देते हैं। तो इस टॉप सरफेस को नाम देते हैं, चलिए इसका नाम है S1, इस कर्व्ड सरफेस का नाम देते हैं S2 और इस बॉटम सरफेस का, बॉटम जो कि सर्कुलर सरफेस है, इसका नाम देते हैं S3। तो तीन सरफेसेस में हमें तीन फ्लक्स मिलेंगे। गाउसेस थ्योरम के हिसाब से इस गॉसियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स होगा Q, जो कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। यहां पर देखें ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है, इसने उतना ही चार्ज एनक्लोज करके रखा है जितना कि इस सिलिंड्रिकल सरफेस में चार्ज है। इस छोटा सा सिलिंड्रिकल सरफेस में जो चार्ज है उतना ही चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। ये जो नेगेटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं जो कि बड़े वाले सिलेंडर में है, ये इस गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस का। तो यहां देखिए ये टोटल फ्लक्स ये तीन फ्लक्सेस के जोड़ है। एक तो φ1 जो कि S1 सरफेस का फ्लक्स है, दूसरा φ2 जो कि S2 सरफेस का फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और φ3 जो कि इस तीसरे सरफेस जो कि S3 सरफेस है उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बाहर नहीं जाएगा या फिर बाहर से इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को, S1 सरफेस को या फिर
इस S3 सरफेस को क्रॉस नहीं करेगा। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन सरफेसेस को क्रॉस नहीं करेगा तो हम कहेंगे इनका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 0। तो φ1 हो गया 0 और φ3 हो गया 0 और φ2 के पास एक डेफिनेट वैल्यू होगा। तो हम कहेंगे ये बराबर होगा φ2 के। तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन गाउसेस थ्योरम से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अर्थात चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये दूसरा इक्वेशन, ये इक्वेशन बता रहा है टोटल फ्लक्स ये φ2 के बराबर होगा, अर्थात टोटल फ्लक्स बराबर होगा कर्व्ड सरफेस के, इस गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर। अब देखिए ये φ2 होगा कितना, तो φ2 को इवेल्युएट करें। ये φ2 ये होगा सरफेस इंटीग्रल, ओपन सरफेस इंटीग्रल, इसीलिए हम इसे क्लोज लूप नहीं ड्रॉ करेंगे। सो ओपन सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 E डॉट ds। सो E डॉट ds अर्थात कि हम एक छोटा सा सरफेस यहां पर ड्रॉ करेंगे इस गॉसियन सरफेस में। इस छोटा सा सरफेस का अगर मैग्नीट्यूड ds हुआ, अर्थात ये वेक्टर अगर ds वेक्टर हुआ और इस पॉइंट से पास हुए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड अगर E हुआ, तो इस छोटे से सरफेस में जो फ्लक्स बनेगा वो होगा E डॉट ds। तो जब टोटल फ्लक्स हम पता करेंगे तो हमें E डॉट ds को इंटीग्रेट करना होगा उस पूरे सरफेस में। तो यहां पर देखें E और ds इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल बराबर होगा। तो इससे आगे देखें ये बनेगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 ऑफ E इंटू ds इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। यहां पर ये थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर ds, और जो एंगल है ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है दोनों वेक्टर का। अब इससे आगे हम कह सकते हैं चूंकि थीटा 0 डिग्री है तो कोसाइन ऑफ थीटा ये बन जाएगा 1, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये सरफेस के ऊपर निर्भर करेगा, अर्थात सरफेस के अलग अलग पोजीशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। यहां देखें सारे पॉइंट्स इस सरफेस में जितने भी पॉइंट्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट, सारे आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं और सारे इस पॉजिटिव प्लेट से बराबर दूरी में होंगे। इस पॉजिटिव प्लेट से बराबर दूरी में है सारे पॉइंट्स। तो ऐसे स्थिति में हमें पता है इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इस पॉइंट में बना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इस पॉइंट में बना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तथा किसी भी पॉइंट में इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट में, कर्व्ड सरफेस के किसी भी पॉइंट में बना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सारे बराबर होंगे। तो जब ये कांस्टेंट हो गया, ये जब सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस के अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम इस E को एज कांस्टेंट इस इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे। ये बन गया E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds और उसे इंटीग्रेट करेंगे हम S2 पे। इससे आगे बढ़ते हुए देखें ये बन जाएगा कितना, E इंटू पूरे S2 में, अर्थात सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के कर्व्ड सरफेस में अगर हम ds को इंटीग्रेट करते हैं, सारे ds's को अगर जोड़ देते हैं तो हमें एक सरफेस एरिया मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा इस कर्व्ड सरफेस एरिया के। और हमें पता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये बराबर होगा 2 पाई r इंटू L। यहां पर देखें इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का दो एंटिटीज थे जो हम मिस कर गए थे। वो था एक हाइट जिसे हम L से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा इस गॉसियन सरफेस का रेडियस, अर्थात यहां पर देखिए इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हो गया ये
ये हो गया उसका रेडियस जिसे हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो इस फिगर में देखें ये हो गया ये रेडियस आर। तो इस गॉसियन सरफेस का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसे हम कह सकते हैं 2 पाई आर एल। सो ये हो गया फ्लक्स E इंटू 2 पाई आर एल। ये हो गया फ्लक्स फाई 2 अर्थात इस कर्व्ड सरफेस एरिया में बना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि बराबर होगा इस पूरे गॉसियन सरफेस के फ्लक्स पे। तो हम कह सकते हैं कि फाई जो कि बराबर है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के, तथा फाई चूंकि ये बराबर है फाई 2 के, और ये फाई 2 चूंकि ये बराबर है E इंटू 2 पाई आर एल के, तो हम कह सकते हैं कि ये 2 पाई आर एल ये बराबर है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। सो हम कहेंगे कि E इंटू 2 पाई आर एल ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे E जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन, जो कि बन रहा है इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के दो सिलेंडर्स के बीच। यहां पर ध्यान से देखें ये E R पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पता कर रहे हैं वो पॉइंट सेंटर से जितना दूर होगा, अर्थात R का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा। हमने इंट्यूटिवली यही देखा था कि जितना क्लोज हम रहेंगे सेंटर के इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और हमें इक्वेशन में भी वही दिख रहा है। सो एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर बना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है उस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू आर, अर्थात सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पता कर रहे हैं, इंटू एल अर्थात इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की हाइट, इंटू एप्सिलॉन नॉट। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जिसकी ऊंचाई अर्थात जिसका हाइट यह है एल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अर्थात इसके दो सिलेंडर्स के बीच के स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड E, ये होता है Q डिवाइडेड बाय, यहां पर कह दे ये Q होता है इस सिलेंडर में प्रोवाइड किया हुआ चार्ज, अर्थात अगर इस पॉजिटिव प्लेट को प्लस Q चार्ज मिला हो और इस नेगेटिव प्लेट को अगर माइनस Q चार्ज मिला हो, तो हम कहते हैं इस कैपेसिटर में कितना चार्ज है, इस कैपेसिटर में Q चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा Q डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल। यहां पर ये R है जिस पॉइंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता कर रहे हैं, तो सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस इसे हम कहेंगे R। तो हम पता कर रहे हैं इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि E है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है, इनटू एप्सिलॉन नॉट। अभी हमें पता करना है कि इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच, या फिर कहें इन दोनों सरफेसेस के बीच, ये दोनों सिलिंड्रिकल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जैसे कि हमें पता है यहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेट करेंगे E डॉट dr पे। सो देख ले, एक पॉइंट कंसीडर करें। सबसे पहले हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, जैसे कि पिछला फिगर में, पहला फिगर में था एक पॉइंट जो कि R डिस्टेंस दूर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E,
यहां पर बना इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं, जैसे कि जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R है उस पॉइंट से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कितना आगे बढ़ रहे हैं हम dr आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट, नया पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ये है r प्लस dr। तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये अगर dv है तो हम कह सकते हैं कि dv, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस, ये बराबर होगा E डॉट dr के। वैसे dv होता है माइनस E डॉट dr, पर उस केस में dv होता है इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल। यहां पर देखें, हम dv को मान रहे हैं डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल, क्योंकि देखें छोटे सिलेंडर से अगर आप बड़े सिलेंडर की तरफ आगे बढ़ते रहें तो पोटेंशियल घटेगा। यहां पर देखें, छोटा सिलेंडर जो है इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है और बड़ा सिलेंडर का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट है। अर्थात हम सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे उतना पोटेंशियल घटते जाएगा। अर्थात यहां dv है डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल। अर्थात अगर हम पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पता करें v, जो कि इंटीग्रेशन होगा dv का, ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। यहां पर देखिए जो लिमिट्स हमें बैठाना है, अर्थात हमें r के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए कहां से कहां तक पोटेंशियल डिफरेंस हम पता कर रहे हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हैं सेंटर से a दूरी से लेते हुए, अर्थात इस जगह से इस जगह तक का पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात a डिस्टेंस से, सेंटर से a डिस्टेंस से सेंटर से b डिस्टेंस तक का हम पोटेंशियल डिफरेंस पता कर रहे हैं। यहां पर a है छोटा सिलिंड्रिकल सरफेस जो है, या फिर छोटा सिलेंडर जो है इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का, उस छोटा सिलेंडर का रेडियस, और b बड़ा सिलेंडर का रेडियस। सो इसमें लिमिट हम पुट करेंगे a टू b, और पोटेंशियल डिफरेंस का लिमिट हम पुट करेंगे, ये होगा 0 टू v। अर्थात जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा v, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr को हम कहेंगे E इंटू dr इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। यहां पर देखिए ये थीटा क्या है, ये थीटा dr और E इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। यहां ध्यान से देखें कि ये जो dr है, जो कि इस येलो कलर का एरो से इंडिकेट किया गया, जिसे ये dr और ये E, जो कि ये रेड कलर का एरो है जिसका डायरेक्शन बताया जा रहा है इस एरो से, उन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। अर्थात dr और E के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो यहां पर ये एंगल है थीटा, जो कि 0 डिग्री है। तो हम कहेंगे कोसाइन ऑफ थीटा, ये बन जाएगा 1। यहां पर लिमिट लिख ले, इस इंटीग्रल का लिमिट है a टू b। सो v पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिलिंड्रिकल सरफेसेस के बीच, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr। कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू है 1। सो लिमिट फिर से वही a टू b। इससे आगे बढ़ते हुए देखें, E का वैल्यू देखें, E है Q डिवाइडेड बाय 2 पाई r l इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू dr। फिर से लिमिट बैठा है a टू b। अब इससे आगे देखें, यहां पर देखें Q, ये डिस्प्लेसमेंट अर्थात r पे डिपेंडेंट नहीं है, या फिर कहे पोजीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। 2 पाई कांस्टेंट है। L जो कि इस सिलेंडर की ऊंचाई है या फिर कहे हाइट है, ये भी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी एक कांस्टेंट है इस केस में। और एप्सिलॉन नॉट, ये भी एक कांस्टेंट है। सो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज ये बाहर आ गए और न्यूमेरिकल वैल्यूज ये भी बाहर आ गए। सो Q डिवाइडेड बाय 2 पाई L इंटू एप्सिलॉन नॉट इस इंटीग्रल के बाहर,
और इस इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा 1/r dr और इस इंटीग्रल का लिमिट होगा a to b। इसे इंटीग्रेट करें 1/r dr को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है ये बनता है नेचुरल लॉग ऑफ r। इस नेचुरल लॉग को, इस ln ऑफ r, इसे हम कह सकते हैं लॉगरिथम ऑफ r टू द बेस e। इसी को कहा जाता है नेचुरल लॉग। लिमिट से टू b। अब देखिए ये बन गया q डिवाइडेड बाय 2 पाई l इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a। हमें पता है log ऑफ b माइनस log ऑफ a ये होता है log ऑफ b ओवर a। तो ये बन जाएगा q डिवाइडेड बाई 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a। अब देखें दोनों सरफेसेस के बीच या फिर कहें दोनों सिलेंडर्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस v का है और इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में अगर चार्ज है प्लस q और माइनस q, तो हम कहेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में चार्ज है q और हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। सो इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा c, इसे हम कह सकते हैं चार्ज इन दिस कैपेसिटर जो कि q है डिवाइडेड बाय इसके दोनों सरफेसेस के बीच या फिर दोनों सिलेंडर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v। तो इससे आगे हम कहेंगे ये बराबर होगा, ये कैपेसिटेंस ये बराबर होगा q डिवाइडेड बाय, अब देखें ये रहा एक्सप्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इस एक्सप्रेशन को यहां लिखे q डिवाइडेड बाय 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट और q के साथ मल्टीप्लाई करें नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a। यहां देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के q कैंसल आउट हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। अर्थात ये कैपेसिटेंस ये बन गया, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ b ओवर a।